कि जब इस देश के अंदर कोई नेता बहुत पावरफुल हो जाता है, वो अपने आप को पार्टी, संगठन और सरकार से ऊपर समझने लगता है, तब ये खतरा पैदा होता है। और इंदिरा गांधी के जमाने में ये खतरा पैदा हुआ था। देश ने इमरजेंसी देखी थी, जो 5 साल का कार्यकाल था उसको 6 साल किया गया था, और ये उस वक्त ये खतरा था कि देश के ऊपर कभी भी लोकतंत्र वापस ना आए। और लोग इस पर ताज्जुब करते हैं कि इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र क्यों वापस ली, क्यों चुनाव कराए। ये प्रश्न आज भी उठता है और इसका कोई लॉजिकल जवाब किसी के पास नहीं है। मेरा सवाल इस बात को लेकर यह कि आज की तारीख में जिस तरीके से अमेरिका में जब रूजवेल्ट थे और 4 टर्म वो वहां प्रेसिडेंट रह गए, तो अमेरिका के लोगों ने सोचा कि भाई एक आदमी 4 टर्म क्यों रहेगा, उन्होंने उसको 2 टर्म के लिए कर दिया। क्या भारत में भी एग्जीक्यूटिव इतना पावरफुल ना हो जाए, उसकी सीमा को बांधने के लिए 4-4 साल के 2 टर्म नहीं किए जाने चाहिए? जी अभिषेक जी, फिरदौस भाई ने जो कहा उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा। इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया उसके लिए सत्ता ये एंड था, ये मीन्स नहीं था। संघ परिवार का जो एजेंडा है उसके लिए सत्ता ये मीन्स है और एक एंड भी है वो, लेकिन सत्ता जो है वो मीन्स टू एन एंड है, और वो एंड है हिंदू राष्ट्र, जहां पर इस देश का स्टेट रिलीजन हिंदू रिलीजन होगा। ये फर्क है। इंदिरा गांधी के मामले में सत्ता ये एंड था, इनके मामले में सत्ता ये मीन्स है। ये बेसिक फर्क है। जैसा कम्युनलिज्म कांग्रेस में नहीं है क्या? कम्युनलिज्म कांग्रेस में है, लेकिन उसी इंदिरा गांधी ने उसी समय सेक्युलर शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जो हमारे यहाँ नहीं था। तो वो मतलब वो इस तरह का कोई हिंदू राष्ट्र वगैरह नहीं चाहती थी। उस मामले में उनके कंसेप्ट्स क्लियर थे। वो तो सत्ता के लिए वो कर रही थी, ये हिंदू राष्ट्र के लिए सत्ता चाहते हैं। तो ये फर्क है बेसिक। और जहां तक हिंदू राष्ट्र का सवाल है, मैं ये देखिए, एक मोहन गोपाल नाम के एक बड़े कायदे पंडित है जिनका एक इंटरव्यू करण थापर ने किया था। उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ 100 के ऊपर जजमेंट्स का स्टडी करके उन्होंने ये बताया था कि किस तरह से कोशिश हो रही है जुडिशरी को थियोक्रेटाइज करने की, और उसके उन्होंने कई एग्जांपल्स भी दिए, कुछ जजमेंट्स की बातें भी उन्होंने उसमें उद्धृत की थी। तो ये जो है, ये इजराइल की बात फिरदौस भाई ने कही, एक मूलतः ये जो कर रहे हैं हमारे यहाँ जो हो रहा है इजराइल में हुआ, उसमें एक मूल फर्क ये है कि इजराइल में जो जुडिशरी है, जुडिशरी के ऊपर अंकुश कसना चाहती है सरकार। हमारे यहाँ कोशिश ये हो रही है कि जुडिशरी ही अपना एक अंग बन जाए। वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जुडिशरी को उस साँचे में ही ढाल दिया जाए, ताकि फिर जुडिशरी के ऊपर अंकुश कसने की जरूरत ही नहीं है। जब वो हमारी ही बात करेगी, जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करेगी, तो अगर संविधान में आपको हिंदू राष्ट्र डालना है तो उसका जब जुडिशियल रिव्यू की बात होगी, तो हमको ऐसा सुप्रीम कोर्ट चाहिए जो उस बात को जायज ठहराएगा। तो उस हिसाब से हमारी जुडिशरी को ही उस साँचे में ढालने की कोशिश हो रही है। इजराइल में और हमारे इसमें ये फर्क है। इजराइल से बहुत ज्यादा ये लोग शातिर है, इस बात को समझने की जरूरत है। जुडिशरी पर कोई लीगल पार्लियामेंट में एक्ट डाल के वो अंकुश नहीं लगाएंगे, वो जुडिशरी को ही अपने पक्ष में कर लेंगे, उसकी पूरी कोशिश करेंगे, भले ही उसके लिए और 10 साल लग जाए। तो ये फर्क है। बिल्कुल, तो मैं यही कहना चाहता था। बिल्कुल, चूंकि बार बार इजराइल का जिक्र हो रहा है, इसलिए 2 बातें कहना बहुत जरूरी है। एक, इजराइल के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, इजराइल के अंदर कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। दूसरी बात, जब वहां पे नेतन्याहू सरकार ने जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पर हाथ डाला, जब वो कानून लेकर आए, तो पूरा इजराइल में इसके खिलाफ जबरदस्त तरीके से आंदोलन अभी भी चल रहा। हालांकि उसके बावजूद भी वो उस कानून को लेकर आए हैं, और वहां के राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी आपत्ति जाहिर की है। क्या भारत में अगर ऐसी कोई कोशिश होगी तो क्या भारत के राष्ट्रपति इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करेंगे? क्या लोग सड़कों पर उतरेंगे? और क्या वहां की जुडिशरी इतनी पावरफुल है? और भी बहुत सारे मसले इजराइल में, उसका जिक्र यहाँ करना उचित नहीं होगा। बट विजय जी, ये जो पूरी बातचीत हम जिस मुकाम पे लेकर जा रहे हैं, एक आरएसएस ऐसा चाहता है, एक वर्ग ये कहता है, आपका साफ तौर पे कहना कि ऐसा नहीं, लेकिन जो बात विवेक जी ने कही कि भाई पूरे सिस्टम को ही ऐसा कर दो, जो मोहन भागवत अपने भाषण में अक्सर कहते हैं कि जब पूरा देश ही आरएसएस हो जाए, पूरा देश ही, उनके कहने का मतलब ये कि तब आरएसएस की क्या जरूरत। ये तो मैंने अपने कानों से सुना है, और मैं वहां बैठा हुआ था जब वो इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत? विजय जी। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं उस बात का रेफरेंस अलग है, और वो जो कह रहे हैं कि पूरा देश आरएसएस हो जाए, नहीं कह रहे।
तो कह रहे हैं आरएसएस की जरूरत ही नहीं पड़े, एक ऐसी व्यवस्था विचार हो जाए कि सब लोग मिलकर रहे, आरएसएस को मर्ज किया जाए। मैं आरएसएस पे नहीं जा रहा, आई एम नॉट डिस्कसिंग द आरएसएस, मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की भी बात हुई जैसे। तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था, वो सरकार इजराइल के सपोर्ट वाली थी क्या इजराइल की विचारधारा वाली थी? बताइए, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, जो अमेंडमेंट किए, नहीं मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं फैक्ट्स बात कर रहा हूँ। जो 42nd अमेंडमेंट किया गया, उसमें जुडिशियल रिव्यू का क्या हल किया गया था पता है आप? ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट आज से पहले, 2014 से पहले, मैं सपोर्ट सरकार को नहीं कर रहा, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बिना फैक्ट्स के चलते हैं। ठीक है, 2014 से पहले जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता था? क्या सरकार ने उसमें कोई बड़ा बदलाव किया? जो बदलाव करने की कोशिश की थी वो वापस ले लिया, एनजेएसी को लेकर बात जो हुई। ठीक है, क्या चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, उसकी नियुक्ति में कोई बड़ा बदलाव सरकार ने किया? नहीं किया। ठीक है, रंजन गोगोई साहब का जिक्र किया, रंजन गोगोई साहब सुप्रीम कोर्ट के जज नरेंद्र मोदी सरकार में बने? नहीं बने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं जिन पर बात करें। फिर बात करता हूं, आप आरएसएस की बात करते हैं। आरएसएस आपने जिस दिन पढ़ ली थी ना, उस दिन आपने किताब बंद कर दी, लेकिन आपने किताब पढ़ी पुरानी। आरएसएस ने जो किताब आपने पढ़ी थी वो खुद ने खारिज कर दी। मैंने आपकी किताब पढ़ी थी अभी लेटेस्ट में। नहीं, मैंने उसका जिक्र किया, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बंच ऑफ थॉट्स को लेकर हम बार बार आरएसएस को गाली देते हैं, और आरएसएस ने बंच ऑफ थॉट्स को ही रिजेक्ट कर दिया। इतनी हिम्मत शायद ही किसी संगठन में हो कि कोई अपने बॉस की किताब को खारिज कर दे। वो काम आरएसएस ने किया है, लेकिन हम कहते हैं कि भैया आप खारिज कर दोगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी? इसलिए हम कहते हैं नहीं, आपने जो पहले बोला था वही बात सही है, आप जो कह रहे हैं उसको बात को हम सही नहीं मानेंगे। जब हिंदू राष्ट्र की बात करें उस पर तो हमको बात ठीक लगती है, लेकिन जब मोहन भागवत कहें कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व अधूरा है, तो हम उस बात को नहीं मानते। वो कहें कि भाई हम सब लोगों का डीएनए एक है, तो हम उस बात को नहीं मानते। मोहन भागवत कहें कि भाई आपको हिंदुस्तानी कहने में परेशानी है तो भारतीय कहिए, तो हम नहीं मानते। जब प्रधानमंत्री कहें कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो हम नहीं मानते। नहीं, ये तो ऐसे झूठ बोल रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कहें कि हमें पसमानदा मुसलमानों के साथ चलना है, तो हम उसको नहीं मानते। तो अब हम नहीं मानते, इसका मतलब तो सच नहीं बदल जाएगा ना। ठीक है, ये तथ्यों की बात मैंने की। अब कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर से मैं बात कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की कोई बात ही नहीं है, मतलब ये संभावना भी नहीं है। एक ये हम अपने मजबूत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पर भी शक कर रहे हैं। सिन्हा साहब ने कहा कि वो होना चाहिए, सब लोगों से बातचीत, रायशुमारी होनी चाहिए। अरे जो सरकार यूसीसी पर रायशुमारी कर रही हो, वो संविधान का निर्माण बिना रायशुमारी के कर लेगी। और संसदीय इसका, और जब आप रायशुमारी की बात करते हैं और आप कहते हैं कि नहीं संसद को नहीं मानेंगे, तो इसका मतलब आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान की, संसद की जो बहुमत है उस व्यवस्था को दिया है, और वो ही एक हमारा पैरामीटर है। संसद की बहुमत ही देश का बहुमत है। समझ गए? मेरे से बिल्कुल बात है। संविधान क्या कहता है? संसद के, हम जो कानून बना रहे हैं वो संसद के बहुमत से बना रहे हैं। कोई रायशुमारी उसमें कहीं व्यवस्था ही नहीं है। रायशुमारी तो सरकारें अपने पॉलिटिकल प्रेशर को कम करने या उसको विनिंग के लिए करती है। संसदीय व्यवस्था में संसद का बहुमत ही देश का बहुमत है, वो ही उसको अधिकार देता है कानून बनाने का। संविधान की पूरी व्यवस्था में संविधान संशोधन भी आप 2/3 बहुमत के साथ राज्यों की विधानसभाओं के साथ बना सकते हैं, ये संविधान की परमिशन है। लेकिन हमें ये पसंद नहीं है, क्योंकि ये चेहरा, आशुतोष जी का चेहरा, विजय त्रिवेदी का चेहरा पसंद नहीं है। इसलिए आप कोई भी बात करें, इनके बाल ज्यादा सफेद है, ये नहीं चल सकता। नहीं, तो ये सब चीजें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और उसके बाद सरकार, और फिर मैं कहता हूँ लोकतंत्र पे भरोसा कीजिए। यदि ये सरकार ऐसी कोशिश करती है, मेरी तमाम संभावनाओं के बाद भी ऐसी कोशिश करती है, तो हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। जो रायशुमारी यूसीसी पर करवा सकता हो, तो संविधान का नया संविधान का निर्माण इतनी आसानी से नहीं हो सकता। इतनी हिम्मत भी मैं समझता हूँ कि कोई सरकार नहीं कर सकती। ठीक है, आपने जो बात की, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उसके ऊपर है, लेकिन चूंकि मैं आज दूसरी जगह बैठा हूं इसलिए इसका जवाब नहीं दूंगा। जावेद अंसारी साहब और राकेश सिन्हा दोनों बोलना है। जावेद भाई आप बताइए। विजय त्रिवेदी भाई ने कुछ बड़े ब्रॉड स्टेटमेंट्स कर दिए कि जो सरकार यूसीसी पे रायशुमारी कर सकती है। ये एक नहीं 2 बार इन्होंने कहा। ये एक मुझे उदाहरण देंगे कि
जो सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट नहीं प्रोड्यूस कर पाई, वो क्या किस पॉलिटिकल पार्टी से, किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से इन्होंने की राय ली है? अब किसी के कान में जाके रात में उसके घर खाना खा के पूछ लिया हो तो बात दूसरी है, लेकिन फॉर्मली कहाँ रायशुमारी की गई है? कोई अगर 20 लाख इनवाइट आए हुए हैं लोग, आपको पता है 20 लाख वो आए 20 लाख इनवाइट आए हुए, किस मीडिया के किस सोशल ग्रुप से बात की गई है? आप रायशुमारी की बात करें, फिर आप कह रहे हैं कि हम पहले भी आप भी जो बहुत सी चीजें कह रहे थे हमें नहीं हजम हो रही थी, लेकिन मैं सुना तो आप भी थोड़ा सुनिए। आपने कहा कि जब सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं इस बात को विश्वास करूं, लेकिन कथनी और कन्वी में जब जमीन आसमान का फर्क है, 19-20 का भी नहीं, जब जमीन आसमान का फर्क है, जब when there is no uniformity and equality before law, कहते कुछ है करते कुछ है, तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? हम सिर्फ वो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? हम अपने आप को पे पूरा प्रेशर भी डाल के नहीं मजबूर कर सकते, क्योंकि हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं रोज, हम कैसे अंधे बन जाए, लूले बन जाए, बहरे बन जाए? जो हो रहा है क्या एक समानता है? जिस तरीके से कानून, जिस तरीके से बुलडोजर यूज हो रहे हैं, क्या एक समानता है? जिस तरीके से प्रोवोकेटिव हेट स्पीचेस के खिलाफ एक्शन हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कहीं भारत में कहीं हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। फिर भी हमारी पे ये जिम्मेदारी है कि हमें, क्योंकि कह रहे हैं आका हमारे, तो हम इसलिए मान लें। ना हम पहले अपने आका की मानते थे, ना हम मानते थे। कथनी और करनी में फर्क है, तो हम नहीं मान सकते। इसलिए हमें बहुत सी चीज़ों पे शुबा होता है, नियत पे हमें शुबा है। हमें नियत पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो संविधान को चूम सकते हैं, जो नतमस्तक हो सकते हैं, उसके बाद उसी को उल्टा कर दें। जुडिशरी को सिर्फ टू प्रॉन्ज अप्रोच है जुडिशरी के प्रति। या तो कोऑप्ट कर लो रंजन गोगोई वाला फॉर्मूला करके, या जो आज हो रहा है जुडिशियल रिव्यू का, जिसपे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी आपत्ति दर्ज की है अपनी, या तो वो कर लो। आप हमारे साथ हो जाओ, वरना वी विल रेन यू इन। तो इसलिए सवाल खड़े होने स्वाभाविक हैं, क्योंकि कथनी और करनी में जमीन और आसमान का फर्क है, और जब तक उसमें समझ में नहीं होगा विश्वास। ये कह देना कि आदमी अपनी आंख बंद कर ले, कान बंद कर ले, जो आका कह रहे हैं उस पर नतमस्तक हो जाए, तो भाई हम उन लोगों में से नहीं है। ठीक है, राकेश आपको जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज। हाँ, मैं थोड़ा विजय त्रिवेदी जी की बात से थोड़ा सा शॉक हो गया हूँ, तो मैं 2-3 ही बातें बोलूंगा बड़ी विनम्रता से। कि पहले जो रायशुमारी के शब्द का जो उन्होंने समझ आया है उनको, वो कुछ और समझ रहे हैं। कंसल्टेशन इज नॉट कंसल्टेशन, आई सेड रेफरेंडम। उसके बाद विजय त्रिवेदी जी ने ये भी कहा कि रेफरेंडम तो भारत के संविधान में नहीं। अरे भाई, आप संविधान बदल रहे हो, बदले हो तो आप आउटसाइड संविधान चाह रहे हो, संविधान बदलने की बात कर रहे हो, फिर संविधान के अंदर आप रेफरेंडम क्यों ढूंढ रहे हो? नया संविधान बनाना है ना, तो रेफरेंडम आपको करना पड़ेगा। रेफरेंडम संविधान के अंदर नहीं है, मैं मानता, सब हर कोई भी जानता है। देखिए, आप नया संविधान बना रहे हैं ना, तो उसके लिए तो आपको कोई अलग सोचना पड़ेगा ना। क्योंकि ये जो था हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था, वो 33% आदमी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा था। और आपका ये कहना भारत में लोकतंत्र में, संविधान के अंदर में जो लोकसभा मेजोरिटी वो इंडियन मेजोरिटी है, हाँ ठीक है, बट विद इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट पास्ट द पोल वाली बात है। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहे हो, उस मेजोरिटीज कैसे बदलोगे आप? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिर्फ 30% जनता को रिप्रेजेंट कर रही थी? आप किसी चीजों में बिल्कुल बहुत सिंपलिस्टिक लाभ ले रहे हैं त्रिवेदी जी। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हैं, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के कानूनों का नहीं आप इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि आप उसको बदल रहे हैं, आप उसको मान कहा रहे हैं। आप कॉन्स्टिट्यूशन मान नहीं रहे हैं, आप बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम नहीं होता, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के आप फेंकने वाले हैं, बगैर रेफरेंडम को कैसे करेंगे? क्या आधार है आपके पास? और ये कंस्टिट्यूएंट पावर जो होता है सर, वो कंस्टिट्यूएंट पावर जो है 368 से रिलेटेड है। 368 में नया संविधान बनाने का कोई प्रसंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। वो एग्जिस्टिंग संविधान को संशोधन कर सकता है। और ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि संविधान में संशोधन 3 तरह के होते हैं। सिंपल मेजोरिटी का होता है, और उसके बाद एक संशोधन होता है जो 2/3 मेजोरिटी से होता है। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि 2/3 प्लस 50% स्टेट से आपको रेटिफिकेशन चाहिए। और जब आप संविधान में कोई मेजर संशोधन करोगे, उसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी आएगा, सारा आपको पता है। तो क्या आज भाजपा में
क्या इतनी ताकत है? ये एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की मैं बात कर रहा हूं कि क्या वो 50% स्टेट से रेटिफिकेशन ले सकती है? नहीं ले सकते हैं, तो फालतू बात करने का मतलब क्या? आप रेफरेंडम कर नहीं सकते और उसके बाद एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल मेजोरिटी आपके पास है नहीं, ये करने का मतलब क्या है? आप फैक्ट्स पर, लॉ पर बहुत क्लियर रहिए कि बिल्कुल क्लियर रहिए। रायशुमारी का मतलब रेफरेंडम है और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है बगैर उसके नहीं हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद द लॉ वर्ड्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।